हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो सेशन रहेगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा मैराथन जो कि आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें से आपकी एक परीक्षा है यूपी एनएम 9261 वाली वैकेंसी का पेपर है और दूसरा जो पेपर है वह है आपका बिहार एनएम का। तो इन दोनों पेपरों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है आपकी परीक्षा के लिए। और आप लोगों से बता दें साथ ही साथ, यदि आप लोगों को पेड बैच हमारा ज्वाइन करना है तो आप लोग दिए गए नंबर पर हमसे बात करके या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आप लोगों को थ्योरी और साथ ही साथ उसके साथ लगभग 2500 प्लस एमसीक्यू दिए रहेंगे पूरे 38 टॉपिक के। और उसके बाद आप लोगों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया नोट्स वो भी दिया जाएगा। जब यह बैच आपका ख़त्म हो जाएगा, जनवरी इन तक आपका यह बैच ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन इसी पैसे में ही आप लोगों को दिया जाएगा, जो कि परीक्षा के पास तक चलेगा। जब तक कि आपकी परीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, परीक्षा हो नहीं जाती, तब तक आपको फ्री में प्रैक्टिस बैच मिलता रहेगा। तो आप लोग देर ना करें, जल्द ज्वाइन करें पेड बैच को, जो कि बहुत ही लाभदायक आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो अब देखते हैं आज के इस सेशन को। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है। तो प्लेसेंटा की यदि हम बात करते हैं तो प्लेसेंटा जो आपका बनता है पूरी तरह से जो है वह 12 सप्ताह में बन जाता है। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है, व्हाट इज ओलिगोहाइड्रानियोज क्या है। ऑप्शन ए है 1500 मिलीलीटर से अधिक, एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से अधिक है। ऑप्शन बी है एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से कम है। ऑप्शन सी है एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम है। और ऑप्शन डी है एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा, एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम है। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 3, गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोष शरीर के किस अंग में पहुंचता है। ए है सिम्सिस प्यूबिस, बी है जिफिस्टर्नम, सी है नाभि और जिफिस्टर्नम के बीच, और डी है आपका नाभि। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा जिफिस्टर्नम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है। ए है पीठ दर्द, बी है बैरिकाज नस, सी है कब्ज, डी है हृदय जलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, बैरिकाज नस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 है आपका, एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। पूरा प्रश्न फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। ए है जुड़वा गर्भावस्था, बी है भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, सी है बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम, डी है सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव का जोखिम। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम। अगला प्रश्न देखें, यदि हम अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो आपका जो अगला प्रश्न है आपका, मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहां एंड्रोमेट्रियम अभिक संवहनी हो जाता है और बहना शुरू हो सकता है। ए है पुनर्योजी चरण, बी है प्रोलिफेरेटिव चरण, सी है स्रावी चरण, और आपका डी है मासिक धर्म चक्र।
मासिक धर्म चक्र चरण। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन सी, श्रावी चरण या सेक्रेटरी फेज। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर 7 है आपका, मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटे में सोक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? ए है हर 2 घंटे, बी है हर 4 घंटे, सी है हर 1 घंटे, डी है हर 8 घंटे। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, हर 4 घंटे। प्रश्न नंबर 8 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 8 है आपका, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है? ए है विद्यालय में मिड डे मील, बी है प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण, सी है व्यक्तिगत स्वच्छता, डी है पर्यावरणीय स्वास्थ्य। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन है विद्यालय में मिड डे मील। प्रश्न नंबर 9 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 9 है आपका, गर्भकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? ए है भ्रूण का अधिक वजन, बी है भ्रूण का कम वजन, सी है सामान्य प्रसव, डी है सामान्य प्लेसेंटा। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण का अधिक वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? ए है स्कूली बच्चों और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन, बी है स्वस्थ स्कूल वातावरण, सी है पोषण सेवाएं, डी है किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है, स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है मई के पहले सप्ताह, ऑप्शन बी है मई के चौथे सप्ताह, ऑप्शन सी है अगस्त के पहले सप्ताह, ऑप्शन डी है अगस्त के चौथे सप्ताह। तो जो राइट आंसर बनेगा इसका वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त के पहले सप्ताह में स्तनपान दिवस या स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है आपका, स्कूल स्वास्थ्य समिति के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? ए है बहुमंजिला, बी है ट्रिपल मंजिला, सी है 2 मंजिला, डी है 1 मंजिला। तो जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन डी, एकल मंजिला। अगला प्रश्न है, एक चिकित्सा अधिकारी को प्रति वर्ष कितने बच्चे को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? ए है 1000 से 2000, बी है 3000 से 4000, सी है 5000 से 6000, डी है 7000 से 8000। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 5000 से 6000। प्रश्न नंबर 14 की बात करें तो प्रश्न नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित में से बच्चे को स्तनपान के लिए रखने का कौन सा तरीका उपयुक्त है? ए है केवल गर्दन पकड़ें, बी है बच्चे के निचले हिस्से को पकड़ें, और सी है आपका बच्चे को सीधे स्थिति में पकड़े, डी है पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़े। तो राइट आंसर बनेगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़े। अगला प्रश्न है कि जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेज के केवल माँ का दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अत्यधिक स्तनपान, ऑप्शन बी है विशेष अनन्य स्तनपान, ऑप्शन सी है प्रारंभिक स्तनपान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन बी, विशेष या अनन्य स्तनपान। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर 16 है आपका, स्तनपान के फायदों में से कौन सा नहीं है? ए है स्नेह बंधन और विकास में मदद करता है, बी है एक नई गर्भावस्था में देरी में मदद करता है, और ऑप्शन सी है आपका कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है, डी है संक्रमण से बचाता है। तो राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी, कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दवाई देने से पहले कितनी बार इसकी जांच की जानी चाहिए? ए है 1 बार, बी है 2 बार, सी है 3 बार, डी है 4 बार। तो राइट टाइम है
राइट आंसर है आपका 3 टाइम्स यानी 3 बार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, सिरिंज का वह भाग जहां सुई सिरिंज के साथ फिट होती है कहलाता है। ए है नोजल, बी है बैरल, सी है पिस्टन, डी है स्टाइलेट। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए नोजल। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है आपका, कोलेस्ट्रम के बाद आने वाले स्तन के दूध को क्या कहते हैं। ए है पोस्ट कोलेस्ट्रल, बी है अवस्था परिवर्तनक कालिक दूध, सी है अग्रदूध, डी है पश्च दूध। राइट आंसर इसका होगा जो है आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा, अवस्था परिवर्तन कालिक दूध। 20 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 20 है, यदि हवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं। ए है अंतःश्वसन, बी है टपकाना, सी है सबलिंगुअल और डी है स्थानीय। तो राइट आंसर जो इसका बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी सबलिंगुअल। 21 की बात करें तो प्रश्न नंबर 21 है आपका, मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहते हैं। पहला है मूत्रवर्धक, दूसरा है रेचक, तीसरा है एंटी एमिएटिक और चौथा है आपका एंटीबायोटिक। तो जो राइट आंसर होगा वह बनेगा मूत्रवर्धक, जैसा कि प्रश्न में ही मूत्र शब्द दिया गया है। 22 की बात करें, प्रश्न नंबर 22 की बात करें, बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है। यह है मेट्रोजिल, ओआरएस, क्लोरिटीमेजोल और ऑप्शन बी है डोमेस्टल, रनिटिडिन, पेरिनोर्म। ऑप्शन सी है सिट्रीजिन, कोल्ड एच एविल। ऑप्शन डी है पैरासीटामोल, डाइक्लोफेंस, एस्पिरिन और मेफेटाइमिन एसिड। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा बिल्कुल। अगले प्रश्न की यदि अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है आपका, अध अस्त्वचीय इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कोण कितना होना चाहिए। ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन बी 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 24 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 24 है आपका, उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं। ए है कृमिनाशक, बी है रेचक, सी है एंटी एमिएटिक, डी है एंटीबायोटिक। तो राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन सी एंटी एमिएटिक। प्रश्न नंबर 25 की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 25 है आपका, नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं। ए है चीरा घाव, बी है फटा हुआ घाव, सी है कुचलने का घाव और डी है पंक्चर्ड वुंड यानी छिद्रित घाव। तो राइट आंसर जो है आपका वह है ऑप्शन ए चीरा घाव। चीरा घाव इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है। ए है उपचार को लंबा करने के लिए, बी है जीवन को संरक्षित करने के लिए, सी है आगे की चोट को रोकने के लिए, डी है घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के तहत रखना। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन ए उपचार को लंबा करने के लिए। प्रश्न 27 की यदि हम बात करें तो 27 है आपका, आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों पर बंधी हुई पट्टियों को क्या कहा जाता है। ए है कैपलाइन पट्टी, बी है फिगर ऑफ 8, सी है स्पाइका, डी है रिवर्स स्पाइका। तो जो राइट आंसर बनेगा आपका वह बनेगा आपका फिगर ऑफ 8, यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे में अग्र फांटानेल कब बंद होता है। ए है 6 से 8 सप्ताह, बी है 6 से 8 महीने, सी है 12 से 18 महीने, डी है 12 से 18 महीने। तो जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका 12 से 18 महीने यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 29 की बात करें तो 29 है, जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे को क्या कहा जाता है। इसका हम ऑप्शन इधर देखेंगे,
तो ऑप्शन ए है नियोनेट, ऑप्शन बी है इन्फेंट, ऑप्शन सी है नवजात, ऑप्शन डी है टोडलर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी होगा, इन्फेंट यानी शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? ए है सभी जल भंडार स्थानों को कसकर बंद रखें, बी है घर की पानी की टंकी को खुला रखें, सी है बच्चे को गहरे स्नान टब में खेलने दें, और डी है बच्चे के पास पानी से भरे सभी बर्तन रखें। तो जो राइट आंसर है वह बनेगा ऑप्शन ए, सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद रखें। प्रश्न नंबर 31 की बात करें तो प्रश्न नंबर 31 है आपका, रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? ए है 1%, बी है 9%, सी है 18%, डी है 36%। राइट आंसर है इसका 1%। प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो प्रश्न नंबर 32 है आपका, कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है की बात किया है तो ए है आनुवंशिकता, बी है पर्यावरण, सी है पोषण, डी है पिता का स्वास्थ्य। तो राइट आंसर होगा पिता का स्वास्थ्य। 33 है, एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेश पैदा हो जाता है? ए है 1 से 3 साल, बी है 3 से 6 साल, सी है 6 से 12 साल, डी है 12 से 18 साल। तो ऑप्शन डी होगा आपका 12 से 18 साल। 34 की बात करें, 34 है, आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है? ए है 1 महीना, बी है 3 महीना, सी है 5 महीना, और डी है आपका 7 महीना। तो राइट आंसर होगा आपका ए, 1 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत और मूत्राशय प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? 6 महीने से 1 साल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1 से 1.5 साल, ऑप्शन सी है 1 से 2 साल, ऑप्शन डी है 2 से 3 साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 से 3 साल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 36 है, एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है? ऑप्शन ए है 1 से 3 साल, ऑप्शन बी है 3 से 6 साल, ऑप्शन सी है 6 से 12 साल, ऑप्शन डी है 12 से 18 साल। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए, 1 से 3 साल। 37 की बात करें तो 37 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है? ए है कुष्ठ रोग, बी है कैंसर, सी है तपेदिक, डी है कॉलरा यानी हैजा। तो राइट आंसर जो है वह है आपका ऑप्शन बी, कैंसर। 38 की बात करें तो 38 है आपका, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है? ए है आनुवंशिकता, बी है शिक्षा, सी है वायु प्रदूषण, डी है धूम्रपान। तो राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन डी, धूम्रपान स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। 39 की बात करें तो 39 है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है? ए है अप्रभावी कानून और व्यवस्था, बी है यातायात नियमों का पालन नहीं करना, सी है निरक्षरता, डी है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्रश्न नंबर 40 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है? ए है 30,000, बी है 40,000, सी है 50,000, डी है 60,000। तो राइट आंसर इसका बनेगा ए, 30,000। 41 की बात करें तो 41 है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है? ए है 4, बी है 6, सी है 8, डी है 10। तो राइट आंसर जो बनेगा वह बनेगा ऑप्शन ए, 4। 42 है, जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5 मिलियन कौन से हैं? 5 एम कौन से यानी
कौन से हैं? ए है मातृत्व, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन। बी है संचलन, विवाह, मृत्यु दर, गतिशीलता और प्रवासन। आगे इसी क्रम में देखें, आगे इसी क्रम में देखें, आगे इसी क्रम में देखें, आगे इसी क्रम में देखें तो सी है मातृत्व, मानसिकता, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन। ऑप्शन डी है मातृत्व, मील, मृत्यु दर, गतिशीलता, प्रवासन। तो राइट आंसर जो बनेगा आपका वह बनेगा ऑप्शन ए, उसका राइट आंसर होगा। 43 की बात करें, 43 है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? ए है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डी है जिला अस्पताल। तो राइट आंसर होगा आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? ए है यूनिसेफ, बी है डेनिडा, सी है यूनेस्को, डी है रेड क्रॉस। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। 45 की बात करते हैं तो 45 है आपका गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एनएम को क्या करना चाहिए? ए है अस्पताल भेजें, बी है एंटीबायोटिक्स दें, सी है ममता क्लिनिक संचालित करें, डी है हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्बुमिन की जांच करें। तो राइट आंसर आपका होगा हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्बुमिन की जांच करें, यही आपका राइट आंसर होगा। यदि हम बात करें 46 की, 46 है भारत में हो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए है मुंबई, बी है कलकत्ता, सी है नई दिल्ली, डी है चेन्नई। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो प्रश्न 47 है यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? ए है गोबी, FFF, ICDS, सी है MCH केयर, डी है UNFPA। तो राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोबी FFF। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन एनएम के लिए नीति संहिता है? ए है स्वतंत्र रूप से दवाएं देना, बी है रोगी की गोपनीयता बनाए रखें, सी है स्वास्थ्य देखभाल टीम के निर्णय लेना। अगला हम देखते हैं, आगे यदि हम देखें तो अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी है रोगी के लिए उनकी इच्छा से ऊपर निर्णय लेना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर बनेगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है 49, परिवार नियोजन के लिए एनएम की क्या जिम्मेदारी है? ए है योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करें, बी है प्रसवपूर्ण माँ को गर्भ निरोधक गोलियां दें, सी है बांझपन की जांच, डी है सुरक्षित पानी के संबंध में शिक्षा देना। तो राइट आंसर जो बनेगा इसका वह बनेगा ऑप्शन ए, योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करना। प्रश्न 50 है एनएम द्वारा कौन से रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना चाहिए? ए है जनगणना रजिस्टर, बी है स्कूल रजिस्टर, सी है जन्म और मृत्यु दर रजिस्टर, डी है एड्स रजिस्टर। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी, जन्म और मृत्यु दर रजिस्टर। अगला प्रश्न है 51, एनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? पोषण ऑप्शन ए है पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए, ऑप्शन बी है जंक फूड को समझने के लिए, ऑप्शन सी है विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए, ऑप्शन डी है विभिन्न दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए। तो आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? ए है रोगी के लिए निर्णय लें। बी है उपचार के विभिन्न रूपों पर चर्चा न करें। सी है बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना। डी है इलाज में रिश्तेदारों को शामिल न करना। तो जो राइट आंसर बनेगा इस प्रश्न का वह बनेगा ऑप्शन सी, बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना। अगला प्रश्न देखें तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परामर्शदाता की भूमिका है? ए है जोखिम की पहचान, बी है भावनात्मक समर्थन, सी है निर्णय लेने में सहायता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 54 की यदि हम बात करें, तो प्रश्न नंबर 54 है, संरक्षित भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? ए है मांसपेशियां बनाता है, बी है प्रतिरक्षा बढ़ाता है, सी है ऊर्जा देता है, डी है शरीर को हाइड्रेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, प्रतिरक्षा बढ़ाता है। 55 है, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं। ए है आवश्यक अमीनो एसिड, बी है गैर अनावश्यक अमीनो एसिड, सी है अतिरिक्त अमीनो एसिड और डी है परिध अमीनो एसिड। तो ऑप्शन बी जो है गैर आवश्यक अमीनो एसिड, यही आपका राइट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करें, प्रश्न नंबर 56 की बात करें, प्रश्न नंबर 56 है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? ए है अल्प पोषण, बी है अतिपोषण, सी है असंतुलित पोषण, डी है विशिष्ट कमी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह ऑप्शन सी बनेगा, असंतुलित पोषण। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न 57 है, निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है? ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है खनिज, डी है प्रोटीन। तो बॉडी बिल्डिंग कौन है? खनिज प्रोटीन जो है शरीर निर्माण का कार्य करती है। 58 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए है पिलग्रा, बी है सूखी बेरीबेरी, डी है ऑस्टियोपाइलेसिया, डी है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी बनेगा इसका, ऑस्टियोपाइलेसिया। 59 की यदि हम अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 54 कह रहा है, संरक्षित भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? तो संरक्षित भोजन यानी जो आपका प्रोडक्टिव फूड होता है वह हमारे शरीर को क्या करता है? तो संरक्षित भोजन जो है वह हमारे शरीर में क्या है? ऑप्शन है मांसपेशियां बनाता है। बिल्कुल जो है ये गलत बात है। मांसपेशियां जो है संरक्षित भोजन नहीं होता है, वो तो कोशिकाओं से मांसपेशियां आपकी बनती हैं। ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी है प्रतिरक्षा बढ़ाता है। तो बिल्कुल जो प्रोडक्टिव फूड होता है वो क्या करता है? हमारे शरीर में क्या करता है? इम्यूनिटी प्रदान करता है। सी है ऊर्जा देता है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। और चौथा हाइड्रेट, शरीर को हाइड्रेट करता है। तो भोजन शरीर को हाइड्रेट नहीं करता है। आप लोगों को बता दें तो भोजन शरीर को हाइड्रेट नहीं करता, शरीर को हाइड्रेट करता है आपको वाटर जो है इसको क्या करता है? हाइड्रेट करता है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है, एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं। एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए
ऑप्शन जो ए है एमिनो एसिड कह रहे हैं जो भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यक एमिनो एसिड होता यदि भोजन से लेने की बात होती कि भोजन लेने की आवश्यकता होती है तो आपका अमीनो एसिड बिल्कुल राइट आंसर होता, लेकिन पूछा है नहीं होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैर यानी नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है अतिरिक्त एमिनो एसिड। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा एमिनो एसिड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन डी है पेरीफेरी एमिनो एसिड यानी परिध एमिनो एसिड। ऐसा कुछ नहीं है कि परिध के रूप में एमिनो एसिड चाहिए, ऐसा भी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। बच रहा ऑप्शन बी, तो यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है। प्रश्न देख लेते हैं। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी से यानी किसी पोषक तत्व की कमी से या उसकी असमानता से कौन सा रोग हो सकता है। ए है अल्प पोषण, बी है अतिपोषण, सी है असंतुलित पोषण और डी है आपका विशिष्ट कमी। यानी किसी पोषक तत्व की कमी से जो है या उसकी असमानता के परिणाम स्वरूप जो रोग अवस्था होती है क्या होती है, वह होती अल्प पोषण। अल्प पोषण तो होगा नहीं, क्योंकि अल्प पोषण क्या होता है कि बहुत ही कम न्यूट्रिएंट लिया जाए, यानी थोड़ा पोषण लिया जाए। अल्प पोषण बहुत ही कम मात्रा में हमें भोजन ले या न्यूट्रिएंट को लें। ओवर न्यूट्रिएंट यानी अति पोषण बहुत ज़्यादा की बात भी नहीं किया, बैलेंस की बात किया है, तो अतिपोषण भी नहीं होगा। और आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के रूप में तो ये क्या है, असंतुलित भोजन, यानी कभी संतुलित ले, बिल्कुल बैलेंस में न्यूट्रिएंट ना लें, तो यही वाला आपका राइट आंसर बनेगा। और डी है विशिष्ट कमी, कोई खास कमी की भी बात नहीं किया है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 की यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 57 है आपका, निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है। ए है फैट, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है खनिज और डी है प्रोटीन। तो बॉडी बिल्डिंग की यदि हम बात करें तो जो बॉडी बिल्डिंग जिसको बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग जिसको बोला जाता है उसका क्या नाम होता है, बॉडी बिल्डिंग किसको बोला जाता है, तो वह बोला जाता है आपके प्रोटीन को क्या बोला जाता है, बॉडी बिल्डिंग बोला जाता है। प्रोटीन को बोला जाता है। प्रोटीन क्या करती है, शरीर को जो है बहुत ही समझिए वो ईंटों का काम करती है। जैसे एक घर बनने के लिए ईंटें क्या करती हैं, दीवार तैयार करती है और ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है घर, वैसे शरीर में प्रोटीन का काम होता है, वह क्या करता है, बॉडी को बढ़ाता हुआ चला जाता है। आप लोग जानते भी होंगे तो जिम में जो लोग जाते हैं लोग क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। इससे क्या होता है, शरीर का आकार बढ़ता है, यानी बॉडी बिल्डअप के लिए प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता है। तो वही पूछा है निर्माण आहार क्या है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन डी, प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा देता है, फैट तो बाद में इकट्ठा होकर ऊर्जा देता है, जब भोजन नहीं लेते हैं टूट टूट के देता है। मिनरल्स की कोई बात ही नहीं होगी यहाँ। ऑप्शन डी यानी प्रोटीन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है हम बता दें आप लोगों को, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह होता है सूखा रोग। कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है। और विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन डी की पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए, सनलाइट लेना चाहिए, सन की लाइट लेना हमको चाहिए। प्लाग्रा तो बिल्कुल होगा नहीं। और बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही क्या होता है, विटामिन डी की कमी से, यानी सूखा रोग, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी होता है। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा।
आगे देखें 59 की बात करें तो प्रश्न नंबर 59 है, भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण, आयरन मतलब शरीर क्या करती है, आयरन का कम अवशोषण करती है, उसका एक कारण क्या है? ए भोजन के साथ चाय लेना, बी है केवल शाकाहारी भोजन लेना, सी है रोजाना गेहूं लेना, डी है प्रतिदिन चावल लेना। यदि क्या करते हैं, भारत में क्या है, भारत में लोग किस चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं? सुबह उठे हुए फ्रेश होने के बाद उनकी जो पहली डिमांड होती है वह होती है चाय। उनको चाय चाहिए। अच्छा, चाय अगर एक बार कोई पी ले तो काफ़ी देर तक वो हजम नहीं होती, डाइजेस्ट बहुत टाइम तक नहीं होती है। तो चाय पी लिए, थोड़ी देर बाद क्या कर लिए वे लोग, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फिर चाय के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बहुत लोग। चाय के साथ लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अब आप चाय पी लिए हैं, चाय के साथ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यदि, तो आपका क्या होता है, ये जो बॉडी है आपकी, ये जो बॉडी है आपकी, यह क्या करती है, आयरन को ऑब्जर्व करना छोड़ देती है। यानी आयरन की कमी हो जाने लगेगी यदि आप आयरन क्या करते हैं, आयरन की जो ताकत होती है, आयरन का जो ऑब्जर्वेशन होता है शरीर में बहुत ही कम कर देता है। यही एक वजह है। तो अब देख लेते हैं आपके उत्तर को। तो ऑप्शन ए है भोजन के साथ चाय लेना, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। दूसरा ऑप्शन है केवल शाकाहारी भोजन लेना, ये बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन सी है रोजाना गेहूं लेना, ये भी आपका गलत ही रहेगा। ऑप्शन डी है प्रतिदिन चावल लेना, ये भी आपका कोई मेल नहीं कर रहा है इस प्रश्न से। अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है आपका, किस विटामिन को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो यानी रक्तस्राव रोधी यानी रक्त, यदि आपका ब्लड बह रहा है, रक्तस्राव रक्त के बहाव को कौन सा विटामिन है जो रोकता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन करके। हमेशा आप लोग भी ना ऑप्शन एलिमिनेशन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इससे क्या होता है, आंसर करने में बड़ा ही आपको फ़ायदा होता है, बड़ा ही आपको आसान इजी तरीके से आपका आंसर हो जाता है। पहला है आपका, विकल्प की बात करते हैं तो विटामिन ए है। पहला है आपका विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होती है, आप लोगों को भी मालूम होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं बांझपन होता है। अब बच रहा है क्या, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, तो बच रहा विटामिन डी, अरे सॉरी ऑप्शन डी, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी विटामिन के से क्या होता है, या क्या करता है, रक्तस्राव होने से रोकता है। रक्तस्राव होने से क्या करता है, यह क्या करता है, रक्तस्राव होने से रोकता है। रक्तस्राव होने से क्या करता है, रोकता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 61 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 61 है आपका, प्रश्न नंबर 61 है आपका कि बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? अभी 60 नंबर में आप लोगों को बताए थे कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो आपको बताए थे रिकेट्स होता है। विटामिन बी, विटामिन ए होगा नहीं। विटामिन ए से क्या होता है, ये भी नहीं होगा। बांझपन पूछा, इससे क्या होता है, रतौंधी होती है, रतौंधी होती है। विटामिन बी से क्या होता है, ये भी नहीं होगा। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी होता है। अब बच रहा है विटामिन ई, तो यही आपका राइट आंसर होगा सी। विटामिन ई से क्या होता है, इससे क्या होता है, तो इससे आपका क्या होता है, बांझपन होता है, बांझपन रोग होता है, जिसमें क्या करती हैं औरतें मां नहीं बन पाती हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 62 है, एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एनम को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है भौतिक माप लें, ऑप्शन बी है बुद्धि लब्धि का मापन करें, ऑप्शन सी है आर्थिक सर्वेक्षण लें, ऑप्शन डी है सामाजिक स्थिति को माप लें। तो
देखिए इसके नाम में क्या आ रहा है, एंथ्रोपो। और एंथ्रोपो क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मतलब मानव प्रजाति, पूरा मानव जाति। अब मीटरी का मतलब क्या होता है, मीटरी का मतलब क्या होता है, मापना। मीटरी का मतलब क्या होता है, मीटरी का मतलब क्या होता है, मापना, यानी मानव जाति को मापना। तो अब देखते हैं आपके आंसर को, मानव जाति को मापना या मानव जाति, या फिजिकल रूप से हम कह सकते हैं। फिजिकल में सारी मानव जाति को मापना तो नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट करना। फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट करना, इसको ऐसा बोल सकते हैं, फिजिकल मेजरमेंट करना। तो आंसर यदि हम देखें तो आपका जो पहला ऑप्शन है ए है, भौतिक माप लें, यही आपका राइट आंसर होगा। राइट। दूसरे की बात करें, बुद्धि लब्धि का मापन करें, ये आंसर गलत होगा। तीसरा है आर्थिक सर्वेक्षण करें, ये भी आपका गलत होगा। चौथा है सामाजिक स्थिति, ये भी आपका गलत आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 63 की। प्रश्न नंबर 63 है, 6 माह बाद शिशु एक पूरक आहार शुरू करने के लिए एनम को माँ को क्या सिखाना चाहिए। ऑप्शन ए है, कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। ऑप्शन बी है, स्तनपान बंद करें। ऑप्शन सी है, तला हुआ भोजन से पूरक भोजन शुरू करें। ऑप्शन डी है, कच्चे भोजन से शुरू करें। तो देखिए 6 माह बाद शिशु को क्या करना चाहिए, एक पूरक आहार शुरू करने के लिए एनम को माँ को क्या सिखाना चाहिए। तो 6 माह का यदि कोई बच्चा हो गया है, कोई बच्चा 6 मंथ यदि पूरा कर लिया जाए, तो आप लोगों का कर्तव्य होगा, एनम बहनों का क्या कर्तव्य होगा कि उस बच्चे की माँ को, शिशु की माँ को यह सलाह दें कि वह 2 साल तक केवल अपने बच्चे को स्तनपान करवाएं। इसके अलावा ना तो जंक फूड दें, ना ही कोई और भोजन यानी उसको खाद्य सामग्री ना दें, केवल क्या करें, स्तनपान करवाएं, यानी मिल्क की उसको स्तनपान करवाएं। और वैसे जो जानवरों का दूध होता है, जैसे भैंस का दूध, गाय का दूध, यह दूध दें, यानी केवल उसको 2 साल तक दूध का ही आहार दें, इसके अलावा कुछ ना दें। अब आंसर देख लेते हैं आपका क्या है। ए है, कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें, तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा। दूसरा, स्तनपान बंद करते हैं, ये तो पूरा का पूरा टोटली रॉन्ग है। ऑप्शन सी, तला हुआ भोजन से पूरक भोजन शुरू करें, ये भी आपका गलत है। चौथा है, कच्चे भोजन से शुरू करें, ये भी आपका, यानी ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 64 की। तो प्रश्न नंबर 64 है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण क्या महत्व है। पोषण क्या महत्व है। 5 साल से बच्चों के लिए पोषण का काम क्या है। तो 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पोषण इसलिए महत्व है कि वह क्या करता है, बच्चों के शरीर को क्या करता है, विकसित करता है। बच्चों के शरीर को क्या करता है, डेवलप करता है। 5 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण जो होता है वह क्या करता है, उनके शरीर को विकसित करता है। उनके शरीर को क्या करता है, उनके शरीर को क्या करता है, उनके शरीर को जो है विकसित करता है। उनके शरीर को क्या करता है, विकसित करता है। उनके शरीर को क्या करता है, विकसित करता है। और हम बात करें यदि, अब और बात करें यदि हम, तो
अब देख लेते हैं आपका आंसर कौन सा सही होगा। तो ए है आपका बच्चे की तेज़ी से वृद्धि और विकास, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी है बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता, ये भी आपका गलत होगा। सी है यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, ये तो सरासर गलत है। यह वहाँ पर निर्भर करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है आपका, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? तो फेफड़ों की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? ऐसे आपका होता है फेफड़ा, ऐसे होता है फेफड़ा, कुछ समझ लीजिए, ऐसे जुड़ा होता है। अब इसके बाहरी जो आवरण होता है, यानी जिससे यह ढका होता है, फेफड़ा आपका दायां और बायां जिससे ढका होता है, उसको जो बोला जाता है वह बोला जाता है फुफ्फुसा वरण। यानी क्या बोला जाता है, सीधा सीधा लिखा गया है फुफ्फुसा वरण। तो आंसर देख लेते हैं, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? तो फुफ्फुसा वरण कहते हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। बी है श्लेष्म झिल्ली, ये गलत होगा। सी है श्वास नलियाँ, ये भी गलत होगा। डी है ब्रोनिकियल, या बिल्कुल गलत होगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 66, एनम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? ए है बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना, ए है बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना। बी है स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए। सी है उसे खुद को तैयार करने के लिए। डी है कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? यदि एएनएम बहनें खुद स्वच्छ रहेंगी, यदि खुद स्वच्छ साफ सुथरा रहेंगी, तो वह समाज में लोगों को भी जागरूक करने यदि जाएंगी, समाज में लोगों को जो जागरूक करने जाएंगी, तो वे उन लोगों को भी क्या कर सकती हैं, स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं, स्वच्छता का ख्याल रखने के लिए मोटिवेट कर सकती हैं। अन्यथा लोग उनसे कहने लगेंगे आप तो खुद गंदी बनी हुई हैं, या आप खुद स्वच्छ साफ नहीं हैं, आप खुद स्वच्छ साफ नहीं हैं और हमें ज्ञान देने चली आई हैं। इसलिए एनम बहनों को क्या करना चाहिए, पहले खुद स्वच्छता को अपनाना चाहिए, उसके बाद लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी देना चाहिए। अब देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो ए है बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना। तो राइट आंसर जो होगा इसका, तो राइट आंसर जो होगा या ए से बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना बिल्कुल राइट आंसर होगा। स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए बिल्कुल रॉन्ग आंसर होगा। सी है उसे खुद को तैयार करने के लिए, ए भी गलत होगा। डी है कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए, ये भी आपका गलत होगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उदर के कौन कौन से भाग हैं? उदर मतलब क्या होता है, पेट यानी बेली। तो उदर के कौन कौन से भाग होते हैं? तो उदर के जो भाग होते हैं आपके, ऑप्शन ए है उदर के भाग, अभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके देख लेते हैं। उदर के जो भाग होते हैं आपके, उदर के जो भाग होते हैं वह क्या क्या हैं? वह है फंडस, 3 भाग होते हैं। पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी और तीसरा है पाइलोरस। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ है फंडस, बॉडी, पाइलोरस, वही आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में है फंडस बैक पाइलोरस, बिल्कुल बॉडी होता तो सही हो जाता। ऑप्शन बी में फंडस बॉडी पाइलोरस, यही राइट है, फंडस बॉडी पाइलोरस। ऑप्शन सी में क्या है, स्पेस बॉडी
पाइलोरस, ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है फंडस बॉडी पाइलोरस, फंडस बॉडी पाइलोरस, फंडस बॉडी पाइल है, तो ये रॉन्ग है। अगर यही पाइलोरस होता तो ये भी सही हो जाता। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 68 की यदि हम बात करें तो प्रश्न नंबर 68 है आपका। प्रश्न नंबर 68 है, मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? ए है लीवर, यानी यकृत से क्या होता है, यकृत से कौन सा लाइपेज की बात किया है? ऑप्शन बी है गाल ब्लैडर, ये तो सरासर गलत होगा। और सी लंग से कोई भी हार्मोन्स नहीं निकलता, आप लोगों को मालूम होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। अब लाइपेज एंजाइम की बात किया है जो, तो वह कहाँ से निकलता है आपका? लाइपेज एंजाइम जो निकलता है, लाइपेज एंजाइम की जो बात करें वह कहाँ से निकलता है आपका? वह क्या निकलता है? पैंक्रियाज से निकलता है, पैंक्रियाज से निकलता है। और आगे देखें प्रश्न 69 की यदि हम बात करें, प्रश्न 69 है, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? ए है पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद जाम होना, मतलब करें त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है। स्किन इन्फेक्शन की ये बात किए हैं, स्किन इन्फेक्शन की ये बात किए हैं, तो स्किन इन्फेक्शन कब होता है? स्किन इन्फेक्शन के बारे में हम आप लोगों को बता दें, स्किन इन्फेक्शन तब होता है जब जो हमारे स्वेट ग्लैंड है, यानी पसीने की जो ग्रंथियां हैं, पसीने की जो ग्रंथियां हैं उनसे पसीना आना, उनसे पानी जो निकलता है, पसीना जो निकलता है, पसीना आना जब बंद हो जाता है तो क्या होता है? इससे फिर हो जाता है आपको स्किन का इन्फेक्शन, यानी त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा, जिससे त्वचा में इन्फेक्शन कब होता है? स्किन इन्फेक्शन कब होता है? जब स्किन से आपका जो स्वेट ग्लैंड है, जो पसीना निकालती हैं, निकालना बंद कर देती हैं, तो आपको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। अब आंसर देख लेते हैं। आंसर की बात करें तो पहला है पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम होना, बिल्कुल पहला आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी है त्वचा के बालों का टूटना, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है त्वचा का सूखना, सूखना से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन डी है त्वचा का फटना, त्वचा का फटने से और स्वच्छ इन्फेक्शन से, स्किन इन्फेक्शन से कोई ताल्लुका खास नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37 की बात करें कि मास्टिकेशन क्या है? मास्टिकेशन क्या होता है? तो मास्टिकेशन की यदि हम बात करें, मास्टिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो जो मास्टिकेशन होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गाजा छांटना, गाजा छांटना, या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बोला जाता है? पागुर करना, पागुर करना। यानी भोजन के बाद ऐसे ऐसे जो है, देखिए जानवर भी ऐसे ऐसे मुंह हिलाते रहते हैं और उनके मुंह से वाइट कलर का गाजा निकलता है। अच्छा, मनुष्यों में कैसे होता है मास्टिकेशन? मनुष्यों में जो मास्टिकेशन होता है वह होता है ऐसे कुछ मुंह को हिलाना डुलाना भोजन के बाद, जिससे क्या होता है? लार का निर्माण होता है। लार का क्या होता है? लार का निर्माण होता है, लार का निर्माण होता है। और वह लार क्या करती है? लार क्या करती? भोजन पाचन में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। वह लार क्या करती है? भोजन पाचन में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो अब इसके उत्तर को देख लेते हैं। मास्टिकेशन क्या है? ऑप्शन ए आपका दे रहा है चबाने का कार्य, ऑप्शन बी है पचाने का कार्य, ये गलत होगा बिल्कुल।
ऑप्शन सी है निगलने का काल, ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी है नष्ट करने का कार्य, ये भी आपका गलत उत्तर होगा। बच रहा है ऑप्शन ए, यही आपका राइट आंसर होगा, चबाने का कार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 71 की तरफ यदि हम बढ़ें तो प्रश्न नंबर 71 है आपका, मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ए है जितना हो सके मूत्र को रोकें। मूत्र संक्रमण देखिए बात कर लेते हैं मूत्र संक्रमण की, यानी बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन की। हम लोग बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन की। तो जो यूरिन इन्फेक्शन होता है वह कब होता है, जब हम यूरिन को जबरदस्ती काफ़ी देर तक रोके रहते हैं, काफ़ी देर तक रोक कर रखते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। तो देख लेते हैं अब आपका यह स्टेटमेंट किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आपका पहला ऑप्शन है जितना हो सके मूत्र को रोके, ये तो सरासर गलत है, बिल्कुल झूठ बात है। बी है प्राइवेट पार्ट को ना धोएं, ये भी गलत है, साफ सफाई स्वच्छता हर जगह होनी चाहिए। ऑप्शन सी है लंबे समय तक मूत्र को ना रखें, यही बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। डी है जघन बाल नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कटिंग करना चाहिए जिससे जो है किसी जगह इन्फेक्शन ना हो, स्किन इन्फेक्शन ना हो और गंदगी ना रहे। तो बहनों आप लोग ज़रूर बताइए, कि आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा। आप लोग बताइए यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए। चैनल पर नए विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको पेड कोर्स की बात कर लेते हैं, पेड कोर्स से रिलेटेड बात करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें, दिए गए संपर्क 77 058 64 282। इस नंबर पर आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए या व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से संपर्क करिए। अब कोर्स की कीमत की आप लोगों को बता दें, कोर्स की कीमत क्या रहने वाली है। 15 तारीख से आप लोगों का क्लास चलेगा, तो कोर्स की जो कीमत रहेगी वह मात्र जो है 499 रुपया रखी गई है। 499 रुपया कोर्स की कीमत रखी गई है, जिसमें आप लोगों को वीडियो लेक्चर दिया जाएगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके, और उसके साथ साथ आपको लगभग 38 टॉपिक के, यानी एक टॉपिक पे आपको 40 से 50 MCQ दिया जाएगा, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए हैं, और कुछ प्रश्न उसमें ऐसे रहेंगे जिनके पूछने की संभावना है आने वाली परीक्षा में, यानी आपकी परीक्षा में। और इसके साथ साथ आपको बहुत ही साफ़ सुथरा हैंड राइटिंग यानी PDF बनाया गया, आप लोगों के लिए नोट्स की व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, आप लोगों का कोर्स ख़त्म होने के बाद इसी पैसे में आपको प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम तक बिल्कुल चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे एक बार ज़रूर कोर्स के बारे में समझें, ज़रूर एक बार हमसे बात करें। बस
मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग कोर्स के बारे में एक बार ज़रूर समझें, आपकी तैयारी में बिल्कुल 4 चाँद लगाने वाला है यह कोर्स। बहुत ही बच्चे पेड कर चुके हैं, कहीं आप जो है लेट ना कर दें। अब आने मतलब 50 कैंडिडेट तक यह ऑफ़र है कि इस कोर्स को 399 रुपये में दिया जाएगा, जब तक कि 50 कैंडिडेट नहीं पूरा हो जाते। लेकिन 50 कैंडिडेट पूरा होने के बाद आप 91वें कैंडिडेट से यह ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा और 499 रुपये में इस कोर्स को दिया जाएगा। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यही आप लोगों के लिए जानकारी थी, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस नंबर पर संपर्क ज़रूर करें।